हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा की तैयारी हेतु कक्षा 12वीं के गणित भौतिक विषय के कुछ प्रश्न देखेंगे। और ये प्रश्न को हम लोग चैप्टर अनुसार से देखेंगे कि चैप्टर से कितने कितने नंबर के आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्या क्या क्वेश्चन हैं, और आने वाले साल में मतलब 2025 में 2024-25 के बोर्ड परीक्षा में क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं, संभावित प्रश्न, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 1 को देखेंगे। चैप्टर 1 जो है, चैप्टर 1 से कितने कितने नंबर का आता है उसके बारे में देखेंगे। चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं चैप्टर 1। अगर हम लोग चैप्टर 1 के बारे में बात करें तो देखो इकाई, ये जो चैप्टर 1 है, ये दो इकाई मतलब कि ये जो दो चैप्टर है एक इकाई के अंतर्गत आते हैं। इसमें से देखा जाए तो देख लीजिए, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो देखिए विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और एक है विद्युत विभव और धारिता। ये दोनों मिल करके एक इकाई है। ठीक है, मतलब इसमें दो पार्ट आते हैं, विद्युत आवेश आता है और एक तो विभव आता है। दोनों चैप्टर से आते हैं, है ना। और यहाँ से अगर देखें तो 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, और 5 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको अथवा देखने को मिलेगा, मतलब 5 नंबर का जो क्वेश्चन रहता है वो अथवा रहता है। तो ये जो क्वेश्चन होता है, ये इन दोनों पार्ट से एक एक आता है। एक विद्युत आवेश से आता है और दूसरा जो क्वेश्चन रहता है वो स्थिर विद्युत विभव से आता है। मतलब इन दोनों के बीच में या रहता है। एक प्रश्न जो रहता है वो आवेश से रहता है और एक विभव से रहता है। ठीक है, 5 नंबर के क्वेश्चन। और ये जो 1 और 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, ये कहा नहीं जा सकता। जैसे अगर मान लेते हैं कि विद्युत आवेश से 1 नंबर का क्वेश्चन आया, तो 2 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो विभव से आएगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है, विभव से 1 नंबर का आ जाता है और आवेश से 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। जरूरी नहीं होता है कि कौन से चैप्टर से 2 नंबर के आएंगे, कौन से चैप्टर से 1 नंबर के आएंगे। तो हम लोग ना दोनों चैप्टर से एक एक और दो दो नंबर के जो क्वेश्चन है उसकी तैयारी करेंगे। ठीक है। और 5 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा, जो आईएमपी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्या क्या आए हैं इसके बारे में एनालिसिस करेंगे और फिर प्रिडिक्शन करेंगे कि क्या क्वेश्चन इस साल आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक एक नंबर के क्वेश्चन और 2 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे, और वो चैप्टर 1 का देखेंगे। ठीक है। तो चैप्टर 1 के 1 नंबर का क्वेश्चन और 2 नंबर के क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं और क्या क्या बने हैं, इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। ये जो है पूर्व में आए हुए क्वेश्चन हैं, और कब कब आए हैं इसके बारे में हम लोग देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और 2 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे चैप्टर 1 से। तो चैप्टर 1 से 1 नंबर के क्वेश्चन क्या क्या है उसको देखते जाते हैं। देखिए क्या क्या आए हैं उसको देख लेते हैं और उसी को हम लोग हल करेंगे। इसके बाद हम लोग एक ऐसे एक वीडियो में ऐसे बनाएंगे कि और क्या क्या आ सकते हैं। तो चलिए पहले क्या क्या आए हैं उसको देख लेते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो देख लीजिए 2021 ए सेट में क्या आया था। तो 2021 के ए सेट में एक क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन ये है कि क्या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है या अदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक लिखिए। ठीक है, तो आघूर्ण अगर लिखा है तो आघूर्ण जो होता है वो हमेशा याद रखना सदिश राशि। कहीं पर भी आघूर्ण वर्ड आ गया ना, आघूर्ण, तो वो क्या राशि होता है, सदिश होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये कौन सी राशि है, तो सदिश राशि है। सदिश है कि अदिश है बोलने से सदिश राशि है। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, तो अगर हम लोग इसका परिभाषा लिखेंगे तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव, पहले तो ये समझिए कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। द्विध्रुव, तो वैद्युत द्विध्रुव मतलब एक धन आवेश और एक ऋण आवेश का एक ऐसा निकाय होता है, समान परिमाण वाले आवेश का एक निकाय होता है। ठीक है, जो कि बहुत अल्प दूरी पर होते हैं, इनकी बीच की दूरी बहुत अल्प दूरी होती है। और ये जो दूरी होता है वो उसको 2L लेते हैं, जिसको उसकी बीच की लंबाई कहते हैं, प्रभावी लंबाई कहते हैं। ठीक है। तो आघूर्ण किसको कहा जाता है, आघूर्ण के लिए इसका परिभाषा होता है, कोई भी एक आवेश और उसकी लंबाई के गुणनफल को उसका आघूर्ण कहते हैं। अगर हम लोग इसका आघूर्ण देखें तो आघूर्ण होता है Q × 2L। क्यू इंटू क्या होता है, 2L। और दूसरा चीज याद रखना, इसका दिशा क्या होता है, तो अगर कहीं पूछ दिया कि इसका दिशा क्या होता है, तो इसका जो दिशा होता है -Q से +Q की ओर होता है।
इसका जो दिशा होता है वो किधर की ओर होता है, माइनस क्यू से किधर की ओर, प्लस क्यू की ओर। तो ये जो क्वेश्चन था इसका जवाब क्या था, ये एक सदिश राशि है। आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होगा, तो आघूर्ण का देख लीजिए क्यू इंटू क्या हो गया एल, 2L है। तो क्यू क्यू का मात्रक क्या होता है, क्यू का मात्रक हो गया कुलाम, ठीक है। और एल मतलब लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या हो गया मीटर। तो इसका जो अगर मात्रक देखेंगे तो इसका मात्रक हो जाएगा हमारे पास कुलाम मीटर, कुलाम क्या मीटर। तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा कुलाम मीटर। इस तरह से अगर आपको फॉर्मूला पता है तो तुरंत आप बता सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसी प्रकार से अगर पूछता विमीय सूत्र क्या है, तो विमीय सूत्र भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आया है उस समय चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है या अदिश राशि। इसका एसआई मात्रक क्या है, देख लीजिए 21 में, मतलब 21 में क्या है कि खाली परिभाषा दिया है और मात्रक पूछा है, 1 नंबर का क्वेश्चन है ना। तो इसमें अभी पूछा है परिभाषा नहीं जी, खाली सदिश सदिश पूछा है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता कौन सी राशि है, तो तीव्रता भी जो है वो एक सदिश राशि है। तीव्रता माने क्या होता है, तीव्रता कहने का मतलब एक प्रकार का बल है, और बल तो जान ही रहे हैं, बल कौन सी राशि होती है, सदिश राशि है। तीव्रता का सूत्र क्या होता है, तो तीव्रता का सूत्र देखोगे तो ये होता है एफ बाई क्या होता है क्यू जी, ठीक है। मतलब कि परिभाषा क्या होता है, एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने पर जो बल कार्य, जितना बल लगता है उसी को उसकी क्या कहते हैं तीव्रता। जैसे मान लेते हैं ये अ, विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र होता है किसी आवेश के कारण, धन आवेश या ऋण आवेश के कारण, ठीक है। अब यहाँ से मैंने क्या किया, एक परीक्षण आवेश लिया या एकांक धन आवेश, इसी को हम लोग एकांक धन आवेश बोलते हैं। तो एकांक धन आवेश को हम लोग यहाँ पर लाए, तो ये क्या करेगा, इस पर बल आरोपित करेगा, इसको आने नहीं देगा, प्रतिकर्षण होगा या तो आकर्षण होगा। तो बल आरोपित होगा, खींचेगा, या तो आने नहीं देगा। तो वो जो बल कार्य करता है उसी बल को हम लोग उसकी क्या कहते हैं तीव्रता कहते हैं। तो तीव्रता को परिभाषा क्या होता है, एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना बल लगता है उसी को हम लोग उसकी क्या कहते हैं तीव्रता कहते हैं। अगर हम लोग इसका मात्रक देखें तो ये कौन सी राशि है बोलने से सदिश, ये कौन सी राशि है सदिश। अब इसमें पूछा गया कि इसका दिशा क्या होता है बोलने से, तो इसका जो दिशा होता है एफ के अनुदिश होता है, एफ के अनुदिश होता है। मतलब एफ जिधर रहेगा, बल जो होगा, बल का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन उसकी तीव्रता का होगा, ठीक है। दूसरा एसआई मात्रक पूछा है, तो सूत्र से पता चल जाएगा एसआई मात्रक, एफ का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और क्यू का मात्रक क्या होता है कुलाम। तो न्यूटन प्रति कुलाम इसका एसआई। तो अगर हम लोग इसका एसआई मात्रक लिखेंगे तो एसआई मात्रक जो होगा वो हमारे पास होगा न्यूटन प्रति कुलाम, न्यूटन प्रति कुलाम इसका क्या होगा एसआई मात्रक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 21C में क्या क्वेश्चन आया था, विद्युत फ्लक्स, फ्लक्स के बारे में पूछा है, फ्लक्स अदिश राशि है या सदिश राशि। तो अगर हम लोग फ्लक्स के बारे में बात करें, फ्लक्स को, विद्युत फ्लक्स को फाई से डिनोट किया जाता है, और ये एक अदिश राशि है, सदिश नहीं है ना। ध्यान दीजिएगा, तीव्रता सदिश राशि है लेकिन जो फ्लक्स होता है वो अदिश राशि है। फ्लक्स कहने का मतलब ये होता है विद्युत क्षेत्र की संख्या, है ना। मतलब ई की जो संख्या होती है उसी को हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। विद्युत क्षेत्र की जो मात्रा होती है या संख्या होती है, कितने विद्युत फ्लक्स, उसकी जो संख्या होती है उसको फ्लक्स कहा जाता है। अब जो फ्लक्स होता है, संख्या जो होता है वो तो सदिश हो ही नहीं सकता, ठीक है। बल सदिश होता है, तीव्रता सदिश होता है, लेकिन संख्या सदिश नहीं होती है। तो ये इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा ना, ये तो क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी है। इस कारण से ये कौन सी राशि होगा, अदिश राशि। तो अगर कभी परिभाषा आ गया कि विद्युत फ्लक्स क्या है, तो विद्युत फ्लक्स का परिभाषा क्या होता है, तो विद्युत फ्लक्स का परिभाषा ये होता है, जैसे मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र से विद्युत बल रेखाएं जाते हैं, बहुत सारे बल रेखाएं जाती हैं। अब इस पर हम लोग एक पर्टिकुलर एरिया एज्यूम करते हैं, इस पर एक पर्टिकुलर एरिया एक एज्यूम करते हैं, और इस एरिया से कितने बल रेखाएं जा रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लक्स। जैसे मान लेते हैं ये बल रेखाएं, इतने बल रेखाएं इससे जा रही है, तो ये जो क्वांटिटी है इसी को हम लोग क्या कहते हैं विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसी को क्या के नाम से जानते हैं, फ्लक्स। मतलब किसी पृष्ठ से या किसी क्षेत्र से, विद्युत क्षेत्र में ना, ये कहा कौन से जगह पर है, विद्युत क्षेत्र में है। तो विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से या किसी क्षेत्र से अभिलंबवत गुजरने वाले बर रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। मतलब संख्या, जो बर रेखाओं की संख्या होती है वही क्या कहलाता है,
ये परिभाषा भी लिख सकते हो। दूसरा, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो अगर हम लोग फ्लक्स का फॉर्मूला देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको तो आपको याद होना ही चाहिए। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फाई ई इक्वल टू क्या होता है? ई इंटू डीएस। ई इंटू क्या होता है? डीएस, और सदिश के रूप में होता है। ठीक है, तो इसमें ई इंटू क्या होता है? डीएस होता है। अब इसमें से देख लेते हैं ई का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एसआई मात्रक पूछा है ना, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक अभी मैं देखा था न्यूटन प्रति कूलाम। इसका मात्रक क्या था? न्यूटन प्रति कूलाम था। और एस माने एरिया, एरिया का मात्रक क्या होता है? मीटर का स्क्वायर। तो इसका जो मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये आ गया इसका एसआई मात्रक, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये हो जाएगा इसका एसआई मात्रक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 2022 ए सेट में आया था। 2022 ए सेट में क्या क्वेश्चन है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। वही चीज ये 2021 में भी आया था। अगर हम लोग बात करें तो अभी हम लोग देखे थे, ये 2021 में आया था। उसमें खाली एसआई मात्रक पूछा था, विमीय सूत्र नहीं पूछा था। उसमें केवल ये पूछा था, इसमें विमीय सूत्र भी पूछ दिया। तो अभी देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो आघूर्ण का फॉर्मूला अभी मैं लिखा था। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? तो आघूर्ण का फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L। ठीक है, अब मात्रक देखेंगे तो इसका एसआई मात्रक अभी बताया था, इसका मात्रक कुलाम हो गया और ये हो गया मीटर। तो इसका कुलाम मीटर, इसका एसआई मात्रक हो गया। अब इसके बाद देखेंगे विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र निकालने के लिए हम लोगों को आवेश का विमीय सूत्र निकालना है और लंबाई का। तो आवेश का विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं? तो वो धारा से निकालते हैं। ठीक है, धारा बराबर क्या होता है? धारा मतलब आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा। तो यहां से अगर Q का मान निकाले तो Q इक्वल टू होता है I इंटू टी। ठीक है, अब देखिए I का विमीय सूत्र क्या होता है? एम्पियर। T का विमीय सूत्र समय का, T। ठीक है, उसी प्रकार से लंबाई का क्या होता है? L। तो ये क्या हो गया? L T A। ठीक है, अब इसमें m द्रव्यमान है क्या? नहीं, तो m क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसको लिखोगे तो इस तरह से लिख सकते हो, m0 LTA। ये हो जाएगा इसका विमीय समीकरण। ये हो गया विमीय समीकरण। तो विमीय समीकरण अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा m0 LTA। ये हो जाएगा विमीय समीकरण। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? पहला आंसर ये था, मतलब इसमें क्या था? एसआई मात्रा क्या होगा? कूलाम मीटर, और विमीय समीकरण ये। तो विमीय समीकरण को रटना नहीं है, आपको बनाना आना चाहिए। बेसिक सबके विमीय समीकरण आपको पता होने चाहिए और फॉर्मूला पता होनी चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप विमीय समीकरण बना सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नंबर का ये भी क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 के बीच लगने वाला बल की प्रकृति लिखिए। ठीक है, दो बिंदु आवेश दिया है Q1 और Q2, और एक रिलेशन दिया है। यहाँ पर रिलेशन ये दिया है Q1 Q2 का जो गुणनफल है वो ग्रेटर देन जीरो है। अब ग्रेटर देन जीरो कब होता है? कोई भी नंबर ग्रेटर देन जीरो कब होता है? जब पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव जो नंबर होता है वो ग्रेटर देन जीरो होता है, और जो नेगेटिव नंबर होता है वो लेस देन जीरो होता है, शून्य से छोटा। अब पॉजिटिव कब आएगा? तो पॉजिटिव तब आएगा जब या तो दोनों आवेश जो होंगे वो धन आवेश, या तो दोनों आवेश ऋण आवेश हो, तब जाकर के वो क्या होंगे? पॉजिटिव आएंगे। तो दोनों धन आवेश हो या तो दोनों ऋण आवेश हो, तो उसका अगर हम लोग देखेंगे तो दोनों क्या होंगे? दोनों धनात्मक होंगे। दोनों क्या होंगे? धनात्मक होंगे। पॉजिटिव चार्ज होंगे, धनात्मक आवेश होंगे। ठीक है, या तो दोनों नेगेटिव चार्ज होंगे। दोनों क्या होंगे? नेगेटिव चार्ज होंगे। हिंदी में लिख सकते हो ऋणात्मक आवेश है या धनात्मक आवेश। अब देखो, अब आप ये तो जानते हो, प्रकृति लिखना है ना, बल की प्रकृति, मतलब ये बल क्या लगेगा? अगर दोनों धन धन है तो हम लोग जानते हैं धन और धन के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण। ऋण और ऋण के बीच में भी क्या होता है? प्रतिकर्षण। तो इसमें केवल हमको ये आंसर नहीं था, ये तो आपको समझना था, इसमें प्रकृति देखना था। तो इसकी जो प्रकृति है वो कैसा है? प्रतिकर्षण। ठीक है, इसमें जो बल की प्रकृति है वो कैसा है? प्रतिकर्षण, मतलब इसमें प्रतिकर्षण बल कार्य करे। ठीक है, तो चाहेंगे तो पूरा लिख सकते हैं, दोनों धनात्मक आवेश होंगे या तो दोनों ऋणात्मक आवेश होंगे। ठीक है, और बल की प्रकृति प्रतिकर्षण होगी, बल की जो प्रकृति होगी वो प्रतिकर्षण। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये 2023 के इस सेट में आया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 2023 का बी सेट। 2023 के बी सेट में क्वेश्चन क्या आया था?
कि दो आवेश Q1 Q2 के बीच लगने वाले बल की प्रकृति लिखिए यदि ये दिया है। तो यहाँ पर क्या दिया है, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0 दिया है। ठीक है, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू क्या दिया है, 0 दिया है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लें तो Q1 इक्वल टू माइनस Q2 लिख सकते हैं। तो यहां से देख लीजिए दोनों का मान बराबर आया, और ऋण का मतलब होता है विपरीत, है ना। ऋण का मतलब क्या होता है, विपरीत या विजातीय। विपरीत भी बोल सकते हो या तो विजातीय। आवेश की जगह में विजातीय लिखते हैं, तो ये हो जाएंगे विजातीय आवेश हैं। और दोनों के बीच में बराबर चिन्ह है, और संख्या कोई तो है नहीं दुगुना तिगुना, तो दोनों का परिमाण क्या है, समान, समान परिमाण। इनका परिमाण क्या है, समान। देख लीजिए दोनों बराबर हैं, और दोनों में रीढ़ लगा है, मतलब दोनों के बीच में बराबर, कहने का मतलब एक दो है तो एक रीढ़ दो है। तो दोनों अगर मतलब मान लेते हैं Q1 का मान 2 कूलाम है, तो Q2 का मान जो है वो रीढ़ 2 कूलाम है। तो देख लीजिए दोनों का मात्रा तो परिमाण तो दोनों का सेम है, लेकिन दोनों, एक धन है और एक क्या है, ऋण है, माने दोनों विजातीय आवेश हैं और समान परिमाण। तो इसका बल की प्रकृति क्या होगा, इसमें भी बल की प्रकृति पूछा है। अब देखिए ये परिमाण समान के हैं तो वो सब नहीं पूछा है, बल की प्रकृति। तो एक धन आवेश है और एक क्या है, ऋण आवेश है। अगर एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है तो कौन सा प्रकृति होगा, आकर्षण। बल की प्रकृति क्या होगा, आकर्षण। इस समय जो बल लगेगा वो आकर्षण बल। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं 2023 बी, 2023 सी। देख लीजिए 2023 सी में क्या दिया है, Q1 Q2 लेस देन 0 बल की प्रकृति। तो ये तो सेम समझ गए होंगे। अभी जैसे उसके ऊपर क्वेश्चन में मैं समझाया था कि ये दोनों देखिए लेस देन 0 कब होगा, Q1 इंटू Q2 लेस देन 0 कब होगा, जब ये वैल्यू नेगेटिव आएगा। अब ये नेगेटिव कब आएगा, जब Q1 नेगेटिव होगा और Q2 पॉजिटिव होगा। या तो एक तरीका ये हो सकता है कि Q1 पॉजिटिव हो और Q2 नेगेटिव हो, दो बन सकते हैं, ऐसे में होगा या तो ऐसे कंडीशन में होगा। ठीक है, तो एक धनावेश होगा एक ऋणावेश होगा। तो प्रकृति तो सीधा समझ में आ रहा है, कौन सा प्रकृति होगा, आकर्षण। इस समय जो बल होगा वो कौन सा बल कार्य करेगा, आकर्षण। क्योंकि एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है, तो धन और ऋण के बीच में क्या होता है, आकर्षण बल कार्य करता है। तो ये होगा आकर्षण बल कार्य करेगा। ठीक है, बल की प्रकृति होगी आकर्षण। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए 2024 के बी सेट में, 2024 के बी सेट में क्या आया, वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए। देखिए वैद्युत द्विध्रुव कई बार आ रहा है, बाकी कोई चीज रिपीट नहीं हो रहा है। अगर हम लोग एनालाइज करें हर साल का, तो वैद्युत द्विध्रुव जो है वो बहुत बार आया ना। ठीक है, लेकिन बहुत चीजें रिपीट नहीं हो रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। मतलब कोई भी क्वेश्चन एक एक नंबर के, नेक्स्ट इस साल क्या आएगा बोलने से आपको ना अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखना है, और कुछ परिभाषाओं को करना है। पूर्व के क्वेश्चन ही आएगा जरूरी नहीं। ठीक है, तो चलिए पूर्व के क्वेश्चन को नहीं जानना भी ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि जान लेना चाहिए, कभी कभार आ जाएगा तो दिक्कत। तो वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए। तो वैद्युत द्विध्रुव ना, यहाँ पर आघूर्ण, सॉरी जी ये आया नहीं है, वैद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या किसे कहते हैं, तो अभी मैं बताया था, समान परिमाण के दो विजातीय आवेश। समान परिमाण के दो विजातीय आवेश। दो विजातीय आवेश अल्प दूरी पर हो, अल्प दूरी पर हो, तो उस निकाय को, उस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कहते, समझ जाना, माने कि समान परिमाण, दोनों का परिमाण क्या होना चाहिए, समान। एक प्लस है और एक माइनस होना चाहिए। ठीक है, मतलब दो बिंदु आवेश हो समान परिमाण के और बहुत अल्प दूरी पर, है ना। तो बिंदु आवेश ऐसे नहीं, समान परिमाण के दो विजातीय आवेश, और उन दोनों की दूरी बहुत ही कम होनी चाहिए। बहुत कम मतलब इसकी जो दूरी होता है उसको हम लोग 2L मानते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम होनी चाहिए। ठीक है, अब ये बहुत कब कम होता है, कब, तो इसके उदाहरण अगर देखेंगे तो इसका जो उदाहरण होता है H2O होता है, HCl होता है। जब हम लोग देखिए HCl क्या है, उदासीन है। लेकिन अगर हम लोग इसको विद्युत क्षेत्र में रखें, विद्युत क्षेत्र में रखें, तो H2 होता है धन आयन और Cl जो होता है ऋण आयन। ये दोनों दो थोड़े से अलग जगह में टूट जाते हैं। ये दोनों मिक्स अप हैं तो उदासीन है, दोनों मिक्स हैं एक ही साथ हैं तो दोनों क्या है, उदासीन है। लेकिन इन दोनों के बीच में अगर थोड़ा गैप आ जाएगा, इन दोनों के बीच में क्या आ गया, गैप आ गया,
तो उस समय एक धन हो जाता है और एक ऋण हो जाता है। तो ये किसकी तरह कार्य करते हैं? वैद्युत द्विध्रुव की तरह कार्य करते हैं। तो एस एस एच टू ओ, तो एच टू ओ क्या, ओ एच और हाँ ओ एच और एच, इन दोनों में टूट जाते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? वैद्युत द्विध्रुव की तरह कार्य करता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो होते हैं क्या की तरह कार्य करते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। तो इसमें क्वेश्चन में ये था वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए। तो वैद्युत द्विध्रुव का परिभाषा होता है, बस ये समझ में आना चाहिए, दिमाग में ये बैठना चाहिए कि दो ठो आवेश है, धन और ऋण, दोनों बहुत कम दूरी पर होते हैं। अब उसको समझ के परिभाषा लिख लो। समान परिमाण के दो विजातीय आवेश अल्प दूरी पर होते हैं तो उस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए 2024 सी सेट में। देखिए 2024 में जो है ना, केवल क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं? तो सब परिभाषा आ रहे हैं। 2024 में अगर देखें तो परिभाषा परिभाषा जो है वो ज्यादा आ रहे हैं। तो इसमें से देखिए 2024 विद्युत क्षेत्र रेखा को परिभाषित कीजिए। विद्युत क्षेत्र रेखा को क्या करना है? परिभाषित करना है। इसी को हम लोग विद्युत बर रेखा भी बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा। ठीक है, इसी का दूसरा नाम क्या होता है? विद्युत बर रेखा। तो परिभाषित करना है। तो इसका परिभाषित क्या होता है? इसका परिभाषित होता है, ये एक काल्पनिक वक्र होता है ना। विद्युत बर रेखाएं क्या होती हैं? एक काल्पनिक वक्र होती हैं। बस कुछ वर्ड आने चाहिए। काल्पनिक वक्र होती हैं जो धन आवेश से प्रारंभ होती हैं, धन आवेश से क्या होती हैं? प्रारंभ होती हैं और ऋण आवेश में समाप्त हो जाती है। में क्या होती हैं? समाप्त हो जाती है। ठीक है, समाप्त हो जाती हैं। ठीक। तो ये हो गया परिभाषा। तो विद्युत बर रेखाएं क्या है, या विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है? तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक काल्पनिक वक्र होती हैं जो धन आवेश से प्रारंभ होकर के ऋण आवेश में समाप्त हो जाती है। खत्म। ये हो गया इसका परिभाषा। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? तो कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक काल्पनिक वक्र होती हैं जो धन आवेश से प्रारंभ होकर के ऋण आवेश में समाप्त हो जाती है। ये होता है। नेक्स्ट इसके गुण वगैरह ये सब आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। चलिए देखिए 2022 के बी सेट में। तो देखिए ये 2 नंबर के क्वेश्चन है। अभी जो देख रहे थे वो एक एक नंबर का क्वेश्चन है। अभी जो आया है वो 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये सारे पहले चैप्टर के है ना। और ये जो है दूसरा चैप्टर का भी है, विभव भी पूछ दिया है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है? एक समान आव एक समान रूप से आवेशित किसी गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव का मान कितना होता है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान, देखिए यहाँ पर क्या है? एक समान आवेशित गोलीय चालक है। ये एक गोलीय चालक है। ये एक समान रूप से आवेशित गोलीय चालक है। ठीक है, मतलब इसमें आवेश की मात्रा क्या है? एक समान। तो एक समान आवेशित गोलीय चालक है। ठीक है, एक समान आवेशित गोलीय चालक है। अब इसमें से देखिए आवेश जो होता है उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। इसके केंद्र पर हम लोग देते हैं आवेश को, लेकिन ये जो आवेश होता है उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। तो उसके अंदर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा? तो अगर हम लोग इसकी तीव्रता का मान देखें तो इसका जो सबसे पहले तीव्रता देखेंगे और दूसरा क्या है? विभव। ठीक है, तो विभव और तीव्रता कितना होगा इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जो तीव्रता होता है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होगा और इसके भीतर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगा वो क्या हो जाएगा? शून्य। लेकिन विभव शून्य नहीं होगा, यहाँ पर विभव जो होगा वो भी होगा, लेकिन अंदर में भी विभव जो होगा वो भी होगा। मतलब पृष्ठ में जितना विभव होता है उतना ही होता है। एक मिनट, ये गोलीय चालक बोला है ना, एक समान रूप से आवेशित गोलीय चालक है ना। गोलीय चालक मतलब ये, इसको खोखला गोला को मानना है ना, ठोस गोला नहीं है, नहीं तो स्पष्ट रूप से ठोस बोल देगा। ठीक है, मतलब इसके बारे में बताना है। तो ये जो गोलीय चालक है इसके भीतर में विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? शून्य। और बाहर में विद्युत क्षेत्र का मान, उसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र समान रूप से वितरित होता है और ई होता है। ठीक है, उसी प्रकार से इसका विभव जो होता है वो पृष्ठ पर भी होता है और अंदर में भी होता है। और भी में तीर मत लगाना, विभव अदिश राशि है। ठीक है, अब बोला है कि कितना होता है। तो यहाँ पर बोला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, तो सीधा सा लिख देना है, गोलीय चालक के अंदर, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
शून्य होती है। ठीक है, अगर इसका एक्सक्यूज देना है तो उतना एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खाली मान पूछा है, 2 नंबर का है। तो आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताओ और विभव के बारे में बताओ। और विभव कितना होता है, तो विभव जो होता है पृष्ठ के विभव के बराबर होता है। पृष्ठ के विभव के बराबर होता है। ठीक है, इसका जो विभव होता है वो किसके विभव के बराबर होता है, पृष्ठ के। अब इसका मान पूछा है तो पृष्ठ का विभव कितना होता है उसको हम लोग लिख देंगे जी। तो पृष्ठ का विभव कितना होता है ये आप, तो देखिए, अगर हम लोग तीव्रता देखेंगे तो पृष्ठ पर तीव्रता कितना होगा, तो गोलीय चालक के पृष्ठ पर जो तीव्रता होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई क्या होता है आर स्क्वायर। ठीक है, अगर माध्यम लोगे तो के लेते हैं, और नहीं लोगे तो के नहीं लोगे तो इतना भी। ठीक है, और विभव कितना होता है, तो विभव का मान जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर। मतलब इसमें क्या होता है, स्क्वायर होता है, और इसमें स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, केवल आर होता है। तो यहाँ पर विभव का मान क्या हो जाएगा, तो विभव का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई क्या हो जाएगा आर। ये हो गया विभव का मान। चाहोगे तो विभव का मात्रक ऐसे वोल्ट लिख सकते हो। ठीक है, नहीं तो विभव कितना होता है बोलने से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई क्या होगा आर होता है। तो ये याद रखिए, तीव्रता आर स्क्वायर, विभव आर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए, क्या क्वेश्चन है, गुलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम की 2 सीमाएं लिखिए। तो गुलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम की अगर हम लोग सीमा देखेंगे, तो गुलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम का सीमा का मतलब होता है गुलाम का व्युत्क्रम का वर्ग का नियम कब कब लागू होता है। ठीक है, और कब कब लागू नहीं होता है, तो उसकी सीमाएं क्या है। सबसे पहला तो ये नियम जो होता है केवल बिंदु आवेश में लागू होता है। मतलब इसकी सीमाएं हैं, यह नियम क्या के लिए लागू होता है, बिंदु आवेश के लिए है। ठीक है, अगर बड़े आवेश हो, बिंदु आवेश से बड़ा आवेश हो, ठीक है, आवेश का पूरा निकाय हो, अब 2 बड़े आवेश के निकाय है मान लेते हैं, ये आवेश का निकाय है, ये आवेश का निकाय है, तो इस समय कूलाम का नियम लागू नहीं। तो कूलाम के नियम की पहले सीमा यह है कि यह बिंदु आवेश के लिए लागू होता है, यह बिंदु आवेश में ही लागू होता है। ठीक है, दूसरा, ये स्थिर विद्युत में पढ़ रहे हैं, गतिशील विद्युत में लागू नहीं होता, मतलब ये स्थिर विद्युत के लिए लागू होता है। स्थिर विद्युत में ही लागू होता है, मतलब ये गतिशील आवेश के लिए नहीं है। अगर कोई आवेश जो है वो स्थिर है, स्थिर आवेश या स्थिर आवेश लिख देना, स्थिर आवेश के लिए ही लागू होता है। ठीक है, तीसरा चीज, ये जो कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम है, ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है, यूनिवर्सल नियम नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम देखें तो ये यूनिवर्सल मतलब हिंदी में बोल सकते हो सार्वत्रिक, सार्वत्रिक नियम नहीं है। कहने का मतलब ये हर जगह लागू नहीं होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं पृथ्वी पर हम लोगों ने जो आवेश की मात्रा कैलकुलेट किया, जो आवेश है उस पर लगने वाले बल के बारे में कैलकुलेट किया, और बड़े ग्रह पर इसका एक्सपेरिमेंट किए, और बड़े ग्रह पर उसी आवेश को ले गए और उस समय बल की मात्रा कैलकुलेट करेंगे तो दोनों अलग अलग आए, दोनों सेम आएगा इसके लिए पुष्टि नहीं करता। मतलब कूलाम के नियम जो होता है वो यूनिवर्स के लिए लागू नहीं होता है। ठीक है, ये इसकी लिमिटेशन है। चौथा लिमिटेशन ये है कि ये बहुत ज्यादा दूरी और बहुत कम दूरी के लिए लागू नहीं होता। बहुत कम दूरी और बहुत अधिक दूरी, बहुत कम में 10⁻15 से कम में लागू नहीं होता, और बहुत अधिक दूरी के लिए लागू नहीं होता, बहुत अधिक दूरी के लिए लागू नहीं होता, लागू नहीं, याद रख लीजिएगा। तो इसमें देख लीजिए, इसके सीमाएं देखेंगे तो कम से कम दो तो याद हो ही जाएगा। बिंदु आवेश के लिए ही लागू होता है, स्थिर आवेश के लिए ही लागू होता है, ये यूनिवर्सल नियम नहीं है। मतलब यूनिवर्स में कहीं पर अलग होगा तो कहीं पर अलग। बल गुलाम का नियम तो जो है बल के बारे में बताता है ना, कि दो आवेशों के बीच में कितना बल लगता है। ठीक है, तो वो जो बल होगा क्वांटिटी अलग अलग आ जाएगा।
बहुत अधिक दूरी पर दो स्थिर आवेश हो या बहुत कम दूरी पर दो स्थिर आवेश हो तो ये नियम लागू नहीं होता है। और बहुत कम दूरी के लिए इसकी लिमिटेशन है 10 के घात ऋण 15 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, उससे कम हुआ तो लागू नहीं होता है। उस समय देखिएगा नाभिकीय बल कार्य करने लगता है ना, तो वो आगे जब हम लोग देखेंगे तो काम आ जाता है। तो ये चार इसकी लिमिटेशन लिख दिया हूँ, कम से कम दो याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए 2024 के ए सेट में आया था 2 नंबर का क्वेश्चन। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया था, देख लीजिए। कभी कभार क्या होता है, अक्सर क्या होता है, न्यूमेरिकल दूसरे चैप्टर से आता है। और दूसरे चैप्टर से ये आता है कि संधारित्र की धारिता निकालने के लिए अक्सर क्वेश्चन आते हैं। अक्सर मतलब कि अगर हम लोग बोलें कि 70% जो चांस रहता है 2 नंबर का, वो दूसरे चैप्टर से रहता है। अगले साल पक्का है दूसरे चैप्टर से आना चाहिए। ठीक है, और हो सकता है कि वो न्यूमेरिकल आ जाए, और वो न्यूमेरिकल क्या होगा, परिणामी धारिता ज्ञात करने के लिए आता है। ठीक है, श्रेणी क्रम समांतर क्रम में धारिता दे दिया रहेगा, मिक्स में दिया रहेगा, और बोलेगा कि परिणामी धारिता की गणना कीजिए। वो सारे आते हैं। लेकिन 2024 में क्या क्वेश्चन आया था, पहले ही चैप्टर से आया। ठीक है, अब देखो ये पहले चैप्टर से थोड़ा अलग ही टाइप का क्वेश्चन दे दिया था। किसी किसी का बना होगा, नहीं तो किसी का नहीं भी बना होगा। इसको अच्छे से समझने की आवश्यकता है। क्वेश्चन क्या बोला है, एक विद्युत क्षेत्र दिया है। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो सदिश के रूप में दिया है ई। ई का मान क्या दिया है, तो ई इक्वल टू दिया है 3i कैफ +2j कैफ +4k कैफ। ठीक है, द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक्स वाई तल में 5 मात्रक, एक्स वाई जो तल है उसमें 5 मात्रक क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। अब देखिए, एक्स वाई तल में 5 इकाई का एक क्षेत्रफल लेते हैं। 5 इकाई का एक क्या लेंगे, क्षेत्रफल। तो पहले तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा एक्स वाई तल होता क्या है। तो देखिए, अगर हम लोग देखेंगे तो ये इस तरह से ड्रॉ कर, ये हो गया, मान लेते हैं एक्स, ये हो गया वाई, और ये हो गया जेड। ठीक है, एक्स का स्थिति सदिश क्या होता है, तो आई से डिनोट करते हैं। वाई के स्थिति सदिश को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जे से डिनोट करते हैं। और जेड के स्थिति सदिश को के से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब बोला है ये एक्स वाई तल है, ये वाला तल एक्स वाई तल है। तो इस एक्स वाई तल में 5 यूनिट एरिया है। यहाँ का एरिया कितना दिया है, 5। इस एरिया को मैं मान लेता हूँ डीएस, और इस डीएस का मान दिया है 5 यूनिट। 5 मात्रक दिया है, 5 यूनिट दिया है। तो इस 5 यूनिट से कितने बर रेखाएं जाएंगे, उसकी संख्या हम लोगों को निकालनी, मतलब वही फ्लक्स की गणना करनी है। फ्लक्स माने इससे गुजरने वाले अभिलंबवत बर रेखा। अब इसमें से सबसे पहले तो इसका डायरेक्शन देखो, इसका डायरेक्शन क्या होता है, तो याद रखना, एरिया, डीएस मतलब क्या है, एरिया, और एरिया का डायरेक्शन होता है पृष्ठ के लंबवत। एरिया का डायरेक्शन क्या होता है, मतलब एरिया का जो दिशा होता है वो हमेशा होता है पृष्ठ के लंब। पृष्ठ के क्या होगा, लंब होगा। पृष्ठ के लंब कहने का मतलब, जैसे मान लो ये एरिया, ये पृष्ठ है, तो इसके लंबवत जो लाइन होगा वो इसका डायरेक्शन होता है, ए का डायरेक्शन होता है। मतलब एन के डायरेक्शन में होता है। ये जो ए का डायरेक्शन होगा वो इसके एन के डायरेक्शन अभिलंबवत होता है। ठीक है, एन माने नॉर्मल लिखते हैं अंग्रेजी में, इस कारण से एन से ज्यादा डिनोट कर दिया जाता है। तो इसके अभिलंबवत कौन होगा, तो एक्स वाई तल का अभिलंब कौन होगा, तो एक्स वाई तल का अभिलंब होगा जेड अक्ष। देख लीजिए, अगर मैं एक्स वाई को एक तल मानूं तो उसका लंब रेखा कौन होगा, जेड अक्ष होगा। इसको अगर मैं एक तल मान लूं तो देख लो ये लंब रेखा है। तो यहाँ इसका जो लंब इसका जो डायरेक्शन होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा, तो इसका जो एरिया का डायरेक्शन होगा वो जेड के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इसका डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में होगा, जेड के डायरेक्शन में। तो अगर मैं इसको सदिश रूप में लिखूं, डीएस को मैं कौन से फॉर्म में लिखूं, सदिश रूप में लिखूं, तो एरिया है 5 यूनिट और डायरेक्शन है के। ध्यान दे दीजिए, एरिया है 5 यूनिट और डायरेक्शन है इसका क्या, के। अब निकाल लो फ्लक्स, तो फ्लक्स का सूत्र होता है, फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, ई डॉट डीएस। ठीक है, अब ई का मान कितना है, तो ई का मान है 3i कैप +2j कैप +4k कैप डॉट 5k कैप। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को डॉट गुणा करना है। तो डॉट गुणा किसको करते हैं,
जो दिया है उसी के गुणांक को उसी के गुणांक से। जैसे ये k दिया है तो k के गुणांक को k के गुणांक से गुणा करते हैं, i को i से, j को j से और k को k से। तो i तो है नहीं तो वो शून्य हो गया, j तो है नहीं तो वो भी शून्य हो जाता है, और k है तो यही को गुणा करना है, मतलब 4 को गुणा किससे करना है, 5 से। तो ये हो जाएगा 4 पंचे क्या हो गया, 20। और मात्रक क्या लिखोगे, तो यहाँ पर वेबर यहाँ पर मात्रक मत लिख देना, जो ऐसा ही मात्रक होता है। यहाँ पर चूंकि एरिया का मात्रक मात्रक लिखा है, इस कारण से इसका भी मात्रक को मात्रक ही लिखो। तो इसका जो फ्लक्स होगा, लेकिन ये लिखना जरूरी है, अगर ये नहीं लिखोगे तो आधा नंबर कट सकता है, मात्रक लिखना जरूरी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 20 यूनिट। 20 यूनिट इसका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं, सेम क्वेश्चन आया है बी सेट में। सेम ये है, शॉर्ट ट्रिक से मैं बता दे रहा हूँ इसको, तुरंत ही बना देते हैं। जैसे अगर हम लोग देखेंगे तो ये भी कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड, ये हो गया कितना है क्षेत्र एरिया कितना दिया है, तो ये जो डी एस दिया है इसका मान 20 दिया है। ठीक है, ई तो दे दिया है तो ई को तो पहले लिख लो, दिया है ई का मान, लिखने का तरीका भी याद रखना ना, ऐसे लिखना, दिया है ई, ई का मान कितना, 6 आई कैप धन 3 जे कैप धन 4 के। ठीक है, अब डीएस का मान कितना दिया है, तो 20 यूनिट, वही मात्रक लिख लेना, हिंदी में लिख सकते हो, तो है ना। अब इसका डायरेक्शन देखेंगे तो इसका जो डायरेक्शन होगा किसके अनुदिश होगा, जेट के अनुदिश होगा, एक्स वाई तल बोला है। ध्यान दीजिएगा, कभी कभार क्या होगा कि कभी कभार क्वेश्चन को ये घुमा भी सकता है। अगर बोलेगा, देखिए, अगर बोलता एक्स जेड, तो एक्स जेड तल का जो डायरेक्शन होगा वो वाई के डायरेक्शन, एक्स वाई तल के लिए डायरेक्शन जो होगा वो जेड के डायरेक्शन में होगा, उसका एरिया का ना। उसी प्रकार से वाई जेड के तल अगर पूछ दिया तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो एक्स के डायरेक्शन में। ठीक है, और एक्स का स्थिति सदिश आई होता है, वाई का स्थिति सदिश जे होता है, और जेड का स्थिति सदिश के होता है। चूंकि एक्स वाई तल बोला है तो ये जेड के अनुदिश होगा, इस कारण से डीएस को सदिश रूप में लिखोगे तो यहाँ पर के आएगा। ठीक है, लेकिन यही चीज अगर हम लोग वाई जेड के लिए लेंगे तो वहां पर आई आएगा, जेड एक्स के लिए लेंगे तो जे आएगा। ध्यान दीजिएगा ना, वो कौन से डायरेक्शन में होगा, तो ये हो जाएगा। अब इसका डॉट गुणा कर लो जी, तो हमको निकालना है फाई, तो फाई का मान होता है ई सदिश डॉट डीएस सदिश। ई का मान दिया है और डीएस का मान दिया है, सीधा सा मैं डायरेक्ट गुणा कर देता हूँ। 20 को गुणा करना है हमको क्या से, 4 से, क्योंकि देखिए के को के से गुणा करना है गुणांक को, तो 4 गुणित क्या हो गया 20, तो 20 चौक कितना हो जाएगा 80, ये हो जाएगा मात्रक, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ये आ गया क्या आंसर, तो इस तरह से बनाना है। ठीक है जी, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा, इसको मैं नहीं बना रहा हूँ, सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डायरेक्ट मैं बोल रहा हूँ, 4 × 10 होगा, और 4 × 10 मतलब 40 यूनिट, 40 यूनिट इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 5 नंबर के क्वेश्चन है। देखिए आगे जो है वो 5 नंबर के क्वेश्चन है, मतलब 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन को आज हम लोग देख लिया, अब 5 नंबर का क्वेश्चन देखना है। तो 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है उसको मैं बता दे रहा हूँ, फिर इसका एक कॉन्सेप्ट, मतलब किससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उसको देखेंगे, और उसी का कॉन्सेप्ट को हम लोग पहले पढ़ेंगे और फिर इसको ट्राई करेंगे। 5 नंबर में चूंकि अथवा रहता है तो आपको अथवा भी मिल जाएगा, लेकिन 5 नंबर को बिल्कुल मिस नहीं करना है, ये बहुत ही अच्छे रहते हैं। जो मीडियम रेंज के स्टूडेंट हैं और जो थोड़े लोअर हैं, वो लोग तो 5 5 नंबर पर ज्यादा ध्यान, एक एक नंबर क्या होता है कभी कभार आ गया तो आ गया, नहीं फंसता है तो दिक्कत है। और जो अच्छे स्टूडेंट है जिनको मतलब 80 से ओवर 80 से प्लस नंबर लाना है ना, मतलब 18% से अधिक लाना है, तो वो लोग ना एक एक नंबर, दो दो नंबर, तीन तीन नंबर के क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा ध्यान। ठीक है, और 5 5 नंबर के भी पर भी ध्यान दे, उस पर प्रैक्टिस करें, क्योंकि एक गलती पूरा 5 नंबर खत्म कर सकता है। और 5 नंबर में ऐसा भी होता है ना, बीच का गलत करोगे तो 1 2 नंबर कट जाएंगे, तो वो आपका बहुत घाटा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमको 5 नंबर के लिए कॉन्सेप्ट पहले देखेंगे, तो क्या क्या प्रश्न आ रहा है देख लीजिए। अगर हम लोग 5 नंबर के बारे में देखें तो देखिए, गास के नियम आया है, गास के नियम से रेखा आवेश के कारण। ठीक है, गास का प्रमेय, अनंत समतल चादर आया है, अनंत समतल चादर आया है ना, गास का प्रमेय, गोलीय कवच के कारण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये आ गया कौन सा स्थिति, निरक्षीय स्थिति आया है। ठीक है, पृष्ठ आवेश घनत्व, गास के प्रमेय की सहायता से
खोखले गोलाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शायद तक वो नहीं है, इस बार हट गया है शायद। रेखीय आवेश घनत्व संभावित क्वेश्चन भी है, और इसमें जो जो आए हैं वो भी क्वेश्चन है। गास का प्रमेय, अनंत समतल चादर, और ये कुछ कुछ क्वेश्चन है। ठीक है। कुल मिला के हम लोग देखें तो गास के प्रमेय से अगर हम लोग टोटल एनालाइज करें, तो हम ये पाते हैं कि गास के प्रमेय और गास के प्रमेय के अनुप्रयोग से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। गास का प्रमेय और उसके अनुप्रयोग से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए, गास का प्रमेय और गास के प्रमेय के अनुप्रयोग से ही क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो अगर आप लोग इसको तैयारी कर लेते हो तो पक्का है 5 नंबर आ जाए। अगर जो मीडियम स्टूडेंट है या लोअर स्टूडेंट है जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत होता है सबको तैयारी करने में, तो वो तो इसको छोड़ना ही नहीं है। घास का प्रमेय और उसके अनुप्रयोग ज्यादा नहीं है, उसको तैयारी कर लीजिए। और साथ में देख लीजिए अक्षीय निरक्षीय भी आया है, तो अक्षीय निरक्षीय को तैयारी कर लीजिए। आपका ये तो चुंबक में भी काम आता है, विद्युत का है, चुंबक का है, सेम टू सेम लगभग रहता है, तो दोनों में काम आएगा। तो अक्षीय निरक्षीय को तो एक ही लेना चाहिए। और गास के प्रमेय का अनुप्रयोग अगर ये नहीं भी कर पाते हो तो इसको तो करना ही। अगर इसको कर पाओगे ना तो पक्का है 5 नंबर पा जाओ। ठीक है जी। तो ये जो वीडियो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। गास के प्रमेय और उससे अनुप्रयोग देखेंगे, और 5 5 नंबर के क्वेश्चन क्या क्या होंगे उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। और उसके बाद हम लोग उसके बाद मैं पूरे लास्ट जब पूरी तरह से हो जाएगा तो उसके बाद हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो कि आ सकते हैं, मतलब कि क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ये तो आए हैं वो क्वेश्चन है, कुछ संभावित भी प्रश्न है इसमें, जो आए हैं वो ही नहीं है। कुछ संभावित प्रश्न हैं जो परीक्षा बोर्ड, नवबोध, सार वगैरह से लिया गया है। बुक से भी, अपने मन से भी मैं क्वेश्चन को लिया हूँ। तो वो जो क्वेश्चन आए हैं, मतलब आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को भी मैं इसमें संकलित किया हूँ। तो हो सकता है कि इसमें से भी कोई क्वेश्चन आ जाए। तो तैयारी करते रहिएगा। ठीक है। तो थैंक यू।